चलो, तो एनसीईआरटी में अगर देखें, नई एनसीईआरटी नहीं, पुरानी एनसीईआरटी जितनी भी, कोई भी एनसीईआरटी आप देखेंगे तो सीधा उसने स्फेरिकल मिरर से शुरू किया है। प्लेन मिरर है ही नहीं थ्योरी में, इसलिए प्लेन मिरर के 15 साल में क्वेश्चन ही नहीं आया है। जो एक क्वेश्चन आया है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो जाता है, और वो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में दे रखा है। शायद आपको याद होगा, मिरर को अगर थीटा घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाती है। वो वाला एक सवाल आया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिर भी हम 1.5 घंटा पूरा पढ़ रहे हैं ताकि हर तरह की बात कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं। प्लेन मिरर आराम से पढ़िए और एक एक कॉन्सेप्ट को लिखते चलिए। ये प्लेन मिरर है साहब, थोड़ा सा साथ साथ लिखें। ये ऑब्जेक्ट हम रोज प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, और ये मिरर के आप सामने खड़े हैं, ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है 1 2 3। बताइए क्या भी इमेज बन गई क्या? नहीं। इमेज कौन बनाता है? मैंने आपको पहले दिन भी सिखाया, इवेंट के बाद वाली। सर इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है लेंस में से गुजरना, हवा से पानी में जाना, मिरर से टकरा के लौटना। ये सब फिजिक्स के क्या है? इवेंट है। अभी देखो, ये इन रे का नाम क्या है? इंसिडेंट रेज। अब ये देखना, ये टकरा के लौटी। देखो मैंने कलर बदल दिया, कारण क्या है? अब इनका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे। आप खुद आराम से फील करो, क्या नीले रंग की रेस कभी कट रही हैं क्या? ये कभी नहीं कट रही। आगे जाके कहां कटेंगी? पीछे। पीछे। और जहां कटेंगी उसी को क्या बोलते हैं? इमेज। आप खुद बताइए, रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है। तो हम रोज मिरर में जो अपनी इमेज देखते हैं वो कैसी होती है? वर्चुअल। तो प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। लिखते जाइए। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्या नाटक है उसको भी समझें, और डर हटाएं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग होता है। तो एक छोटा पॉइंट, हम जो रोज अपने मिरर में इमेज देखते हैं वो कैसी है? वर्चुअल। अब अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया तो दूसरा भी आ जाएगा, क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? आंसर है यस। भैया जो रोज आप बाल बनाकर अभी आए हो, तो वो कौन सी इमेज में देखकर आए हो? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है वो। तो क्या वर्चुअल इमेज को देखा जा सकता है? उत्तर है हाँ। क्या वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ किया जा सकता है? उत्तर है हाँ। वर्चुअल इमेज की फोटो भी ली जा सकती है। बोलिए, क्या बात क्लियर है? ठीक है साहब, पहली बात। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? मैंने आपको फिर सिखाया, और हम ऑप्टिक्स के अंतिम स्टेप में आ गए हैं। फिर बताता हूं, ऑब्जेक्ट का मतलब केवल और केवल इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सबसे बेस्ट परिभाषा है, आपको कभी नहीं परेशान होना देगा। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप देखना और मुझे खुद बताना कि रियल क्या है, वर्चुअल क्या है। काहे को हम रटे? ये मिरर, ये रे आई। आराम से तसल्ली से बात करते हैं। पहले बताओ,
क्या ये मिरर के ऊपर गिर रही हैं? तो इनका नाम क्या है? इंसिडेंट रेस। क्या ये बात ठीक है? फिर सर अब मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है। कोई प्री माइंड सेट से मत जाओ, एक ही परिभाषा, एक ही सोच, एक ही नारा, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां वो कटेंगी। अब आप बताओ ना, क्या ये पीछे बढ़ाने पे कट सकती हैं क्या? नहीं कटेंगी। कहां कटेंगी? आगे। ये कटी आगे। चूंकि ये इंसिडेंट रेस थी, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। अब 2-3 प्रश्न आ गए। सर ये डॉट 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 क्यों किया? मजे की बात है, मिरर इनको आगे जाने कहां देगा? मिरर तो कटने से पहले ही उनको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो सर अब रिफ्लेक्ट हो गई, तो सर अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं भाई, अब ये तो इवेंट हो गया। इवेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज। चूंकि इंसिडेंट रे अपने जीवन में कभी नहीं कटी, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और टकराने के बाद क्या रेस वास्तव में कटी? रियल इमेज। भाई साहब ये तो उल्टा काम हो गया। बिल्कुल उल्टा ही काम है। रियल की क्या बनती है? रियल की वर्चुअल इमेज बनती है, जबकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। लिख लो। तो प्लेन मिरर हमेशा उल्टा काम करता है। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। जूम कर देता हूं, बना लो। और मजे की बात है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उतनी दूरी पर ही बनती है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उतनी दूरी पर बनती है। तो ये बात ध्यान रखें, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट 15 पे, तो इमेज भी 15 पे। और एक शानदार और बात है, वो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट में है तो इमेज बैक में, या अगर ऑब्जेक्ट बैक में है तो इमेज फ्रंट में। आराम से देखिए। एक बात मैंने आपको और सिखाई थी, अगर आपको याद हो, मिरर के सामने हमेशा कौन सा वर्ल्ड होता है? रियल। मिरर के सामने रियल। आप इस बात को चेक करो कि आपको मजे आते रहेंगे। देखो ना आप, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने था, रियल। इमेज मिरर के पीछे बनी, वर्चुअल। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे था, वर्चुअल। क्योंकि मिरर के पीछे कैसे जाओगे? मैं आपको कहूं, बेटा नहाकर आए हो, चलो बाल बना के तैयार होके फटाफट आ जाओ, फिर चलेंगे घूमने, तो आप मिरर के सामने जाके खड़े होगे ना। मिरर के पीछे जाके कैसे खड़े होगे यार? पीछे तो अलमारी है, अलमारी के दरवाजे पे मिरर लगा हुआ है, तो मिरर के सामने खड़े होते हैं ना। सामने मतलब रियल वर्ल्ड, पीछे तो कुछ होता ही नहीं है। आप देखो ना, कॉमन सेंस से चीजों को मिक्स करो ना, आपको मजा आएगा। हाँ यार, सामने रियल, पीछे वर्चुअल, सामने रियल, पीछे वर्चुअल। बिल्कुल ही रटोगे तो दिक्कत है। उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा फंडे मिलाते जाओ, थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट को मिक्स करते जाओ, आपको अलग ही लेवल पे चीजें समझ में आएंगी। और ऑब्जेक्ट की कितनी अच्छी परिभाषा है यार। ऑब्जेक्ट का निर्णय आपको नहीं लेना, मैं भी नहीं लूंगा, तो फिर ऑब्जेक्ट का निर्णय करेगा कौन? इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मुझे पहले से नहीं पता, मैं तो इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढूंगा। बात खत्म।
तो इस बोर्ड पर काफी सारी बातें हैं, प्लेन मिरर की सारी बातें हैं। ऑब्जेक्ट आगे तो इमेज पीछे, ऑब्जेक्ट फ्रंट तो इमेज बैक, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल की रियल। सभी पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, जिसको मैं कर रहा हूं आप भी उनको हाईलाइट कर लेना। एक तो ये ऑब्जेक्ट फ्रंट में तो इमेज बैक में, एक ये रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल, और एक ये जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पर इमेज। सारी बातें देख लेना। बोलो क्या करना है, बढ़ूं आगे? अब ये तो हमने बात करी पॉइंट ऑब्जेक्ट की। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका साइज है, ये देखिए, ये आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये कहलाते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ये मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया। अब आपसे कहा गया इनकी क्या बनाइए, इमेज। बहुत सीधा फंडा है, कुछ बेसिक बातें मिलाओ। ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज पीछे बनेगी, ये बात तय हो गई। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज बनेगी। अब आप देखना कितना जल्दी कर सकते हो, इसको हाईलाइट किया। अब ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना होगा। बताइए ये वाला पॉइंट क्या मिरर के सबसे पास है? तो इसकी इमेज भी मिरर के सबसे पास बनेगी। ये पॉइंट सबसे दूर है तो इसकी इमेज सबसे दूर बनेगी। बस ये पॉइंट की इमेज ये रही, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। बताइए बड़ी बनी या छोटी बनी? बड़ी या छोटी? सेम साइज। इसलिए हम कहते हैं प्लेन मिरर के लिए ना तो m ग्रेटर देन 1 होता है ना लेस देन 1, क्योंकि m कितना है 1। कारण क्या है, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m हमेशा 1। और देखिए, अब इसकी देखना, आपको मजा आ जाएगा। लॉजिक क्या है देखना, आप लॉजिक देखना। ये वाला बिंदु पास तो इसकी इमेज पास में, ये वाला बिंदु इधर इसकी इधर, ये दूर इसकी दूर, ये वाला भाई साहब सबसे दूर, ये सबसे दूर। ये देखिए सबसे बेस्ट तरीका, पॉइंट पॉइंट बनाते जाओ, अपने आप बनता जाएगा। जैसे सर लास्ट एक और बता दो सर, बस ठीक है एक और देख ले, एक और बता दो सर, एक और देख ले। ये 3 पॉइंट लिए, ये 3 बता कहां है, एकदम पास, ये रे पास। सर ये वाले 3 सबसे दूर, ये सबसे दूर, बस मिला दो, ये इमेज बन गई। सबसे बेस्ट तरीका है, पॉइंट्स मिलाते जाइए, जो पास में है उसकी इमेज पास में बनेगी, जो दूर है उसकी इमेज दूर बनेगी। मिटाऊं? बढ़ूं? नीचे लिखिए नॉलेज बूस्टर, नॉलेज बूस्टर।
नॉलेज बूस्टर लिखें। कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, incident ray fix, comma, if the mirror is rotated, if the mirror is rotated through an angle theta, through an angle theta, then reflected ray is rotated by an angle 2 theta in the same sense, इसी को ब्रैकेट में लिख लीजिए नीट PYQ। ये इकलौता कॉन्सेप्ट आया है पिछले 15 साल में, और ये एनसीईआरटी के ना पीछे दे रखा है क्वेश्चन में। बाकी प्लेन मिरर की थ्योरी है ही नहीं एनसीईआरटी में। सीधा आप देखेंगे तो पहले पेज से वो क्या शुरू करता है, स्फेरिकल मिरर। अब इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं, सवाल कर लेते हैं, ताकि ये वाली बात अपने समझ में आ जाए। अब आप देखना, मैं मैथ्स करा रहा हूं पूरी, आपको मैथ्स नहीं करनी है ना समझनी है, सिर्फ आंसर याद करना है। पर एक बार पूरा देख लें क्योंकि अपने पास समय है। ये है मिरर, आराम से देखना, पेन पेंसिल छोड़ दो। ये है 90 डिग्री पे कौन, नॉर्मल। ये रे आई कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर। इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट होगी कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर। बताइए, इसका नाम बोलिए इंसिडेंट रे, इसका नाम बोलिए रिफ्लेक्टेड रे। ये 10वीं कक्षा का चित्र है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आप मना कर दो कि समझ में नहीं आया। अल्फा पे आएगी, अल्फा पे जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, मिरर को घुमाओ। ये मिरर था, ये मैंने मिरर को घुमा दिया, कितने एंगल पे घुमा दिया, थीटा, ऐसे क्लॉकवाइज। सर थोड़ा धीरे धीरे कर दो, ठीक है, थोड़ा धीरे आराम से देख लो। मिरर को घुमा दिया कितने पर, थीटा पे घुमा दिया। तो बता नॉर्मल घूमेगा या नहीं घूमेगा, क्योंकि नॉर्मल ने तो कसम खा रखी है मैं तो हमेशा 90 डिग्री पर ही रहूंगा। तो बता नॉर्मल भी घूम गया, ये नॉर्मल घूम गया। बताओ नया नॉर्मल भी कितना घूम जाएगा, थीटा। कोई टेंशन नहीं है। अब सुनना, इंसिडेंट रे क्या कहेगी, भाई नया नॉर्मल ये रहा, नए नॉर्मल से कितने एंगल पर है, ये नया नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। अभी क्या कहेगी, मैं नए नॉर्मल से कितने एंगल पे हूं, ईमानदारी ईमानदारी, नया नॉर्मल इंसिडेंट, नया नॉर्मल इंसिडेंट, नया नॉर्मल इंसिडेंट, नया नॉर्मल इंसिडेंट, देख लो नया नॉर्मल इंसिडेंट, ये वाला एंगल अल्फा प्लस थीटा। अगर अल्फा प्लस थीटा पर है तो ये अल्फा प्लस थीटा पर ही जाएगी। क्या ये बात सही है? तो सर अब आपको क्या चाहिए, मैं चाहता हूं ये पुरानी रिफ्लेक्टेड और नई रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल। अब इसको मैं बनाता हूं, आप ध्यान से देखना। नई रिफ्लेक्टेड रे पुरानी, ये पुरानी, ये पुरानी, ये नई, ठीक है। चलो बताना, पुरानी का इस वर्टिकल लाइन से एंगल बताओ।
पुरानी का इस वर्टिकल लाइन से, पुरानी पे उंगली रखो, पुरानी कहां है, पुरानी ये है नॉर्मल, ये रहा कितना एंगल अल्फा, ये अल्फा, ठीक है। नई पर हाथ रखो, नई पर, ये नई है, नॉर्मल ये रहा, बताओ नई का नॉर्मल से एंगल, दो पर्पल लाइन के बीच का एंगल बताओ, अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा प्लस थीटा, कितना अल्फा प्लस 2 थीटा। अब आप खुद बता दो, ये अल्फा है, ये अल्फा प्लस 2 थीटा है, तो ये कितना 2 थीटा। कोई चित्र आपसे नहीं पूछ रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, आपको सीधा याद होना चाहिए, मिरर को थीटा घुमाने पर रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमती है 2 थीटा। एक बात और है, सेम सेंस, आपने इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाया है तो आप देखो ये रे भी पुरानी से नई नीचे कैसे घूमी है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉक घुमाया है तो वो भी क्लॉक घूमेगी, पर थीटा नहीं, कितना 2 थीटा। अब वो सेंटेंस पढ़ो 3-4 बार, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स if the mirror is rotated through an angle theta, then the reflected ray is rotated through an angle 2 theta in the same sense। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बनाने की आवश्यकता नहीं है, इरेज में गए, इरेज ऑल हटा दे, काय को बनाए, बना हो रहेगा, बाद में रिवाइज करोगे और हताश हो जाओगे, ये क्या है यार, जरूरत ही नहीं है, बनाना ही नहीं है एग्जाम में, सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए, थीटा घुमाने पर कितना घूमती है 2 थीटा। क्योंकि बनाने के बाद भी तो याद ही करोगे, परीक्षा में कौन से डिराइव करके देखने हैं, एक बार बता दिया ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे, मास्टर को तो आता है, ये भी तो जरूरी है। फेथ नहीं आएगा तब तो पढ़ेंगे कैसे, अपने भले ही सर कुछ आए ना आए, मास्टर को तो सारा रटा हुआ होना चाहिए, ये भी एक प्राइमरी कंडीशन रहती है। तो अपन ने देख लिया कि हाँ भाई 2 थीटा है, अब अपन को सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए। बोल हाँ है क्या, नीचे क्वेश्चन लिखेंगे, आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन लिख लो। ये मिरर है, एक सोर्स है, लाइट गई 90 डिग्री पे, याद करो 90 पे जाती है तो टकरा के वापस आ जाएगी। थोड़ा जूम करके बनाता हूं, अच्छे से देखना, इसको 2-3 बार समझना, सवाल को तगड़ा है। भैया पर्दा लगाओ, तो पीछे पर्दा लगाओ, इधर खिड़की पर्दा लगाओ, ठीक है। चलो, तो 90 डिग्री पे लाइट गई तो वापस 90 डिग्री पर वापस आ गई। देखिए एक तीर का निशान जाने का है और एक तीर का निशान आने का है, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने मिरर को घुमा दिया थीटा, थीटा, ये मिरर घूम गया, ये आपने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब फिजिक्स अब लगेगी, देखें ये मिरर घूम गया। अब प्लीज बोर्ड पे समझो 2 बार 3 बार तसल्ली से, क्योंकि यही सवाल है, अगले 50 मिनट तो हमें टाइम पास करना है प्लेन मिरर पर, क्योंकि सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है जो पेपर में पूछा गया था 15 साल में, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर का नहीं आया है।
अब आप देखना, पहले रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही थी, ये दिख रही है। अब बताओ, ये भी तो घूमेगी। अब कहां घूमेगी, ऊपर या नीचे? तुक्का क्यों मारूं? जैसा मिरर घूमा है वैसे ही घूमेगी। मिरर कैसा घूमा है, क्लॉक, तो क्लॉक 9, 10, 11, 12, तो बताओ ऊपर घूमेगी या नीचे? ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, ये जो घूमेगी ये एंगल 2 थीटा होगा। बस यही फिजिक्स है। मिरर घूमा है थीटा, जबकि रे 2 थीटा। बस इतना ही सोचना है। फिर उसने कहा ये जो दूरी है y, ये बताइए। ये 2 थीटा सोचना ही इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से लिखिए, ये 2 थीटा काम का है। तसल्ली से देख लीजिए, मिरर थीटा घूमा है बट रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगी। कोई टेंशन नहीं है, आराम से इस बात को समझिए, इस वाले बात को। और चाहे तो शब्दों में लिख लें, ये 2 थीटा ही काम का है। रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज 2 थीटा घूमेगी। इस बात को दिमाग में बैठाइए, रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज 2 थीटा घूमेगी। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छे से देख लीजिए, पूरा प्रश्न बोलिए। मिरर घूमा, पूरा लिखा हुआ है, मिरर को घुमाया थीटा, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगी। बस अब ये वाला ट्राइंगल बना लीजिए। ये कितना है y, ये कितना है x, ये है 2 थीटा, tan 2 थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर y, बेस x। तो सिंस एंगल स्मॉल है, सिंस एंगल स्मॉल है, तो हम सभी जानते हैं अगर एंगल छोटा होता है तो tan अल्फा अल्फा होता है, तो tan 2 थीटा 2 थीटा होगा। अब कुछ भी पूछे, वो थीटा पूछे, वाई पूछे, कुछ भी निकाल सकते हो। थीटा पूछेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई बटे 2x। वाई पूछे तो वाई कितना आ जाएगा, 2x थीटा। जो भी पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, सारे सही हैं। ये हाफ क्यों होगा, ऐसे ही? कैसे, मैथ्स है कोई, वो थोड़ी ना। क्या ये बात ठीक है? तो ध्यान रखिए, मिरर को थीटा घुमाने पर रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमती है, 2 थीटा। इस बात को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए 2-3 बार। मिरर थीटा घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमती है। ये इकलौता कॉन्सेप्ट आया है। अब जितना भी पढ़ेंगे अब सब जेई मेन का और एम्स का है 1 घंटे पर, नीट का इतना ही है, ये सच बात है। इसके लिए 2 तथ्य, 2 फैक्ट मैं आपके सामने बता रहा हूं। पहला फैक्ट है, एनसीईआरटी में प्लेन मिरर कहीं नामो निशानी नहीं है। दूसरा, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन में ये वाला प्रश्न दे रखा है, और ये भी प्लेन मिरर का कहां है, ये तो रिफ्लेक्शन का सवाल हुआ बेसिक। इसमें आपने ये वाला भी जो मैंने डिराइव करके इरेज ऑल किया था, उसमें कोई अपन ने प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट ना लगाया है, उसमें तो अपन ने क्या लगाया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 10वीं का। इसलिए प्लेन मिरर के नाम पे कोई प्रश्न नहीं है। अब जो मैं आपको 1 घंटे पढ़ाऊंगा कॉपी में, ये पुराने एम्स के सवाल, जेई मेन के क्वेश्चन वो बताऊंगा, क्योंकि वो भी आपको इधर उधर ईएलपी में, मॉड्यूल में दिखते रहेंगे, तो आपको वो आने चाहिए, इसलिए वो पढ़ लेते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं मार्च अप्रैल का रिवीजन कराऊंगा, तब मैं जब ये प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा तो केवल 5 मिनट ये वाला कॉन्सेप्ट बोलूंगा बस, और कुछ भी नहीं बोलूंगा प्लेन मिरर पर। केवल एक बात बोलूंगा, मैंने 3.5 मिनट रखे हैं प्लेन मिरर के लिए, 3.5 मिनट।
दो सेंटेंस बोलूंगा, थीटा घुमाने पर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा, और अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, और ये वाला सवाल वापस कराऊंगा। तो 3.5 मिनट का मैंने इसको टाइम दिया है, इतने में प्लेन मिरर पढ़ा दूंगा। सही है। बाकी अब जो भी पढ़ रहे हैं वो मार्च अप्रैल की रिवीजन क्लास में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़े। लिखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन। केस वन। Case 1, when the mirrors are parallel to each other, when the mirrors are parallel to each other, डायग्राम बना लीजिए। अब ध्यान से सुनना, है सब इंटरेस्टिंग, मतलब यूं समझने वाली ये बातें। पढ़ लेंगे तो थोड़े से क्या और ऑप्टिक्स का डर हटता है, इसलिए 1 घंटा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हमें पता है सवाल नहीं आएंगे, पर इससे क्या ऑप्टिक्स की बेसिक बातें समझ में आती हैं, दूसरे सवालों में मदद मिलती है, अप्रोच डेवलप होती है फिजिक्स की, वो जरूरी है। इसलिए 1 घंटा इस पर खर्च करना बनता है, और कुछ भी नहीं है। ये 2 प्लेन मिरर हैं साहब। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। अब जरा सोचना, ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो M1 पे गिरेगी या M2 पर? आंसर है दोनों पे। पहले किस पे गिरेगी? अपन को लग रहा है अरे यार M1 पास में तो जल्दी से गिर जाएगी। भाई स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, तो ये बोलना हंसी मजाक है। इस पर पहले गिरेगी, इस पर थोड़ी बाद गिरेगी, दोनों पे लाइट एक साथ इंसिडेंट होगी। कौन इमेज बनाएगा? M1 बनाएगा या M2 बनाएगा? अभी मजे आएंगे, देखना क्या होगा। ये ऑब्जेक्ट से रे निकली, टक, ये क्या कहेगा? ऑब्जेक्ट मेरे सामने है तो इमेज मेरे पीछे, कितने पर? 5। कहानी खत्म नहीं हुई है, ये रे टकरा के यहां जाएंगी। ये क्या कहेगा? मेरे लिए इंसिडेंट रे कहां से आती हुई महसूस हो रही है? I1 से। तो I1 मेरे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। कितनी दूरी पर? 15 और 5 20। तो मैं अपनी इमेज कहां बनाऊंगा? 20 पर। अभी बात खत्म नहीं होगी, ये टकरा के इधर जाएंगी। अब ये क्या कहेगा? मेरे लिए ऑब्जेक्ट I2 है, 15 और 20 35, तो मैं अपनी इमेज कहां बनाऊंगा? 35 पर। और ऐसा मसला चलता ही रहेगा। पर अभी मजे की बात, ये तो कहानी आधी हुई है, क्योंकि ये रे आपने किस पे गिराई? M1 पे। अरे सर M2 पे भी तो गिरेगी। अब M2 क्या कहेगा? मेरे लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, कितनी दूरी पे? 10, तो मैं कहां बनाऊंगा? 10 पे। फिर ये टकरा के यहां जाएंगी। अब ये क्या कहेगा? मेरे लिए ऑब्जेक्ट 15 और 10 25, मैं कहां बनाऊंगा? 25। और ऐसा काम चलता ही रहेगा। उत्तर बताइए, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट। कम ऑन, उत्तर बताइए, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट, क्योंकि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन चलता ही रहेगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन चलता ही रहेगा। तो फिर आशीष सवाल कैसा आता है जेई मेन में, एम्स में, वो मैं आपको सिखाता हूं। तो अपन को ये बात तो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ इमेज कितनी? इनफाइनाइट। तो पहले तो साइड में ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट। चित्र बना लीजिए, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट।
इन्फानाइट की फील आई, कारण बोलिए, क्योंकि रे M1 से टकराएंगी, फिर वापस M2 से टकराएंगी, इस तरह से प्रोसेस बढ़ता ही जाएगा। ठीक है साहब। अब सर प्रश्न कैसा आता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखें, टेबल बनाना सीखें। ये M1 और ये M2, आराम से समझना, बोर्ड पे देखना, मस्त मजे आएंगे। M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी बताइए 5, M2 से ऑब्जेक्ट की दूरी बताइए 10। बताइए क्या ये लिख पाए? ये लिख दिया 5 और 10। अब दोनों के बीच की दूरी 15, बस इस 15 को ऐड करते जाइए। 5 और 15 20, 10 और 15 25, 25 और 15 40, 20 और 15 35, 35 और 15 50, 40 और 15 55 एंड सो। ये क्या आ गया है? ये इमेजेस की पोजीशन आ गई है। वो कहेगा बताओ, बताओ पोजीशन ऑफ थर्ड इमेज फ्रॉम M1। बताओ M1 पे गए, तीसरी इमेज 1 2 3, उत्तर कितना? 35। खत्म। वो कहेगा पोजीशन ऑफ फोर्थ इमेज बताओ फ्रॉम M2। बताओ फोर्थ, 1 2 3 4, कितना? 50। एक क्वेश्चन आप करके देख लें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस पहला अच्छे से बनाएं। ये क्या लिखा है बताइए? ये लिखा है ऑब्जेक्ट की M1 से दूरी, ऑब्जेक्ट की M2 से दूरी। बस पहला टेबल सही बनाए और कोने में लिखें ये 15 15 15 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस, नहीं डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, वो जरूर लिखें, नहीं तो बाद में पता ही नहीं चलेगा 15 क्या है। जो आप 15 15 ऐड कर रहे हो, इस 15 को लिख लो क्या है। ये 15 है डिस्टेंस बिटवीन मिरर्स। बोले बढ़ूंगी आगे, एक क्वेश्चन करके देख लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। दोनों प्रश्न लिख लो पास में। बढ़ू? चलो अब आओ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फाइंड आउट द position of third image, position of third image from M2।
position of third image from M2. (27) पहला आंसर आया भाई। है देखो, तो ये M1 और यहां M2। M1 3, M2 से 7 और ऐड क्या करेंगे 10, 13, 17, 27, 23, बस। और कौन सी बतानी है? M2 से थर्ड, M2 से थर्ड कितनी 27। बोलिए क्लियर है? तो ये तो था केस 1। देखो आप, व्हेन द मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम पढ़ेंगे मिरर किसी एंगल पर हो तो क्या होता है। तो लिखिए केस 2। केस 2 इसको नोट डाउन कर लीजिए। केस 2, when the mirrors are inclined to each other, when mirrors are inclined to each other। अब अगर मिरर किसी एंगल पर हो तो आपको पता है इसमें क्या करते थे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले 360 बाय थीटा फाइंड करो। 360 बाय थीटा फाइंड करो। अगर 360 बाय थीटा इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं 360 बाय थीटा -1। घर जाके इसको 2-3 घंटे याद मत करिएगा, पेपर में सिलेबस में ही नहीं है ना। पर क्या है, पुराने जेई मेन में क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए कर लेते हैं, क्योंकि अपन कोई मटेरियल सॉल्व कर रहे हैं, पुराने कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, वहां 1-2 सवाल मिल गए तो अपन हताश नहीं हो कि यार ये क्या, ये तो पढ़ा ही नहीं था, इसलिए बता देते हैं। बाकी हमें अच्छे से पता है कि भैया नीट में प्लेन मिरर है ही नहीं। आप घर जाके एनसीईआरटी खोल के देख लो, जब है ही नहीं थ्योरी में तो कैसे देगा भैया, संभव ही नहीं है। तो इवन नंबर होता है तो ये, अगर ऑड आता है तो फिर आपको चेक करना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा गया है, क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगा। सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस होती है 360 बाय थीटा -1। अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेज होती हैं 360 बाय थीटा। अब ये सब क्या लिखा हुआ है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी प्रश्न करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या ये इवन है, ऑड है, सिमेट्रिकल है, अभी सब समझ में आ जाएगा।
बोलिए, क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से ये बातें पता चलेंगी, क्या इवन ऑड होता है, सिमेट्रिक असिमेट्री क्या होती है, उससे अपन सीखेंगे। लिखें, रुको एक मिनट, रुक जाओ, आराम से लिखो, जमा जमा के, बढ़िया, क्योंकि है नहीं ना सिलेबस में, इसलिए पूरा समय यहीं लगा देना, एकदम अच्छे से, हेडिंग अलग पेन से, बॉक्स अलग रंग से। आज घर जाके यही पढ़ना है, प्लेन मिरर। हाँ, कल पूरे पेपर में प्लेन मिरर के ही सवाल दिए हैं। देखें, दो मिरर हैं, 120 डिग्री पर, एंगल बिटवीन मिरर्स 120 डिग्री, और ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 डिग्री पर। आपको पूछा है नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। तो सर कैसे करें? स्टेप नंबर 1 जो लिखा हुआ है वो फॉलो करो। सबसे पहले 360 बाय थीटा, तो 360 बटे थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन द मिरर्स, तो 360 बाय 120 कितना हो गया? 3। 3, अब बताओ 3 कैसा है? ऑड। ऑड, तो बताओ इवन में जाऊं या ऑड में जाऊं? तो यहां तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिवाइड करने पर क्या आया? ऑड। अब ऑड में दो रास्ते और हैं, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है? खुद देखो, सिमेट्रिकल तो तब होता जब एकदम 60 डिग्री पे होता, बिल्कुल बीचों बीच, 1 से 10 और 1 से 110 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकल है। अब बताइए नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज 360 बाय थीटा, आंसर आएगा 3। आंसर आएगा 3। इसको कुछ किताब वाले ऐसे टेबुलर फॉर्म से ही सॉल्व भी कर देते हैं, वो भी आप सीख लीजिए, सेम जैसा किया था। M1 से एंगल बताइए 10, M2 से बताइए 110, अब इनके बीच का एंगल जोड़िए 120, बोलिए 120 और 10 130, 110 और 120, स्टॉप। क्यों स्टॉप? क्यों? 180 से ज्यादा होते ही ऑब्जेक्ट तो मिरर के कहां चला जाएगा? पीछे, और पीछे चला जाएगा तो इमेज बनना बंद हो जाएगी, स्टॉप। क्या ये आगे बढ़ेगा? 120 जोड़ोगे तो ये भी स्टॉप। गिन लो कितनी, 1 2 3, ऐसे भी गिन सकते हो। ये अच्छा लगता है ऐसे गिन लो, ये अच्छा लगता है ऐसे गिन लो। सर ये वापस बता दो एक बार, वही वाला M1 से वहां लिखते थे दूरी, यहां एंगल, M2 से एंगल, और ये क्या ऐड कर रहे हो? यो एंगल बिटवीन द मिरर्स, वहां क्या ऐड करते थे? वहां क्या ऐड करते थे? डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, यहां डिस्टेंस की जगह क्या आ गया? एंगल। सेम तरीका। एक प्रश्न और करके देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। आप सीधा फॉर्मूले से सोचेंगे उससे भी आंसर आ जाएगा। बोलिए, बढ़े आगे। एक बड़ा पॉपुलर जनरल सवाल है कि अगर दो मिरर 90 डिग्री पे होते हैं तो कितनी इमेज बनती है? 90 डिग्री पर है और यहां ऑब्जेक्ट रखा है,
खुद करिए फॉर्मूला लगा के। सबसे पहले 360 बाय थीटा निकालो। सबसे पहले 360 बाय थीटा निकालो। तो 4 या 3? तो सबसे पहले निकालो 360 बाय थीटा। तो 360 बाय थीटा कितना आया? 4। 4 इवन है या ऑड है? इवन। तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाय थीटा -1। 3 आंसर आएगा भैया। अब इसको समझ भी लो। 3 तो ठीक है, गणित से आपने निकाल दिया। इसको थोड़ा समझोगे ना तो मन भी खुश होगा, मतलब चीजें बढ़िया लगेंगी। पहले 3 उत्तर आ गया, वो लिख लो। अब मैं आपको बताता हूं ये 3 बनती कैसे है। फिजिक्स से देखते हैं, टूटा फूटा जितना समझ में आ जाए वो बढ़िया है। उत्तर तो 3 आ ही गया है ना, वो कोई मैटर नहीं करता। 3 आ गया है, पहले आप उत्तर 3 ले लीजिए। ये जनरल नॉलेज का सवाल होता है। 6ठी 7वीं में स्कूल में जब साइंस एग्जीबिशन लगती है तो बच्चा बहुत आराम से करके दिखा सकता है। 2 गत्ते लिए, गत्ते को कितने डिग्री पे लगा दिया? 90 पे। और गत्तों पे क्या चिपका दिया? मिरर। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट रखोगे, कोई बॉल रख दी, पेन रख दिया, तो पता है कायदे से तो क्या छोटा बच्चा क्या सोचेगा 6ठी 7वीं का? यार एक मिरर है तो एक इमेज बनी है, 2 मिरर हैं तो 2 इमेज बननी चाहिए, पर कितनी बॉल दिखेंगी? 3। ये मजेदार बात है। तो उत्तर तो 3 इमेज आ ही रहा है। अब मैं आपको बताता हूं 3 इमेज क्यों दिखती है, ऐसा क्या हो जाता है। क्योंकि परसेप्शन तो यही है ना। आप अपनी मम्मी से पूछ लो, चलते फिरते मां से, मां कांच के सामने खड़े होती है, आप कितनी दिखती हो? मां बोलेगी 1 दिखती हूं। मां 2 मिरर लगा दें तो कितने दिखोगी? भाग 2 ही तो दिखूंगी, पर 2 नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 3। तो इसके पीछे क्या है? ये फॉर्मूला तो ठीक है आपने कर लिया। अब आप इसके लॉजिक सीखो तो मजा आएगा। सुनना, M1 क्या कहेगा? M1 पे ये रे गिरी, देखते जाओ। आपको नहीं बनाना, आप तो सिर्फ एंजॉय करो। रे गिरी M1 पे, तो M1 क्या कहेगा? ये रे कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कहां है? सामने। इमेज कहां बनेगी? पीछे। बोलिए क्या ये बात सही है? M1 क्या कहेगा? ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज नीचे। क्या ये यहां रे टकरा के रुक जाएंगी क्या? कहां जाएंगी? ये यहां जाएंगी ना भाई। सोच के देखिए, ये वाली जो भी रे यहां यहां गिरेंगी, क्या यहां नहीं जाएंगी क्या? सोच के देखिए। अब M2 क्या कह रहा है? सुनना इसकी बातों को। M2 कह रहा है ये रे मेरे ऊपर आ रही हैं। कौन है ये? इंसिडेंट रे। मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन I1 है। तो कहेगा भैया रे तो कहां से आ रही है? I1 से। तो इमेज कहां बनाएगा? I1 के ठीक सामने। ऐसे नहीं पता चलता, तो ये इन रे को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। इसका इंटरसेक्शन ये देखिए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये वाली रे इस पे भी तो गिरेंगी, इस पे भी तो गिरेंगी। अब M2 क्या कहेगा? रे कहां से आ रही है? O से। इमेज कहां बनाएगा? इसके बिल्कुल ठीक सामने। पर कहानी खत्म नहीं हुई। ये वाली जो रे है इससे टकरा के वापस इस पे भी तो गिरेंगी। सोचिए, ये क्या कहेगा कि भैया रे कहां से आ रही है? I3 से। अब ये टकरा के लौटेगा, पर जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये वापस किससे ओवरलैप हो जाएगी? I2 से। इसलिए वो एक घटाते हैं। ये एक घटाने के पीछे कोई विज्ञान तो होगी। ऐसे थोड़ी ना लिख दिया होगा, हाँ चल एक, सुबह सो के उठे एक, कल वो अरे नहीं एक नहीं यार,
78.5 घटाना चाहिए था। तो कोई विज्ञान तो रही होगी, ऐसा थोड़ी ना होता है किताबों में चल रही है एक। अब एक के पीछे कारण क्या है, ये वाली इमेज क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, तो उसकी गिनती तो एक ही होगी। अब खुद देख लो कितनी इमेज हो गई, 3, 1, 2, 3। इसलिए कहा जाता है 90 डिग्री पर मिरर रखने पर नंबर ऑफ इमेज विल बी 3, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और एक घटाने का कारण भी आपको समझ में आना चाहिए। जो मैं इससे समझाना चाहता था वो ये बात थी कि ये जो तीनों इमेज बनती हैं, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो एक सर्कल बनता है। और ये सारे ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो आप डायग्राम में रे मत बनाइए, मिरर बना लीजिए, इमेज बना लीजिए और ऐसा सर्कल बना लीजिए कि सारे ऑब्जेक्ट और इमेज ऑल लाई ऑन अ सर्कल। सारे ऑब्जेक्ट एंड इमेज all lie on a circle and जो सर्कल का सेंटर है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर्स है। ये एक जेईई मेन का सवाल है। तो ये सब एक सर्कल पे लाई करते हैं और इस सर्कल का जो सेंटर है वो दोनों मिरर का क्या है, इंटरसेक्शन। सारे ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑल लाई ऑन अ सर्कल एंड सर्कल का सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर। आया? अब और एक इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। जब समझ में आना बंद हो ही गया है तो फिर चलने ही दीजिए ना, ताकि सारी बातें एकदम ब्लॉक हो जाएं। तो घर जाके अपन प्रतिज्ञा भी कर लें, अपन को प्लेन में पढ़ना ही नहीं है ना। तो जब चल ही रहा है तो थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाएं। देखें, ठीक है, बढ़ूं क्या आगे? अब एक शानदार सवाल लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, एम्स का है। एक स्टूडेंट एक रूम में खड़ा है जिसके एडजेसेंट वॉल्स पर मिरर है एंड छत पर भी मिरर है। तो आपसे पूछी गई है नंबर ऑफ इमेजेस। बहुत पुराना सवाल है। बढ़ो आगे, चलो। अब सुनना भाइयों, 3 बार 4 बार जितनी बार सुनना सुन लेना, तसल्ली से समझ लेना। पहले मैं हटा रहा हूं, पहले ये देखिए 90 डिग्री पर कितनी इमेज, 3। एडजेसेंट वॉल समझते हो? एडजेसेंट मतलब आजू बाजू। ये देखो, दीवारें जो एडजेसेंट होती हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर होती हैं।
कोई भी दो दीवारें देख लो एडजेसेंट, वो वाली, उधर वाली, उधर वाली। एडजेसेंट दीवारें हमेशा कमरे की 90 डिग्री पर होती हैं। क्या ये बात क्लियर है? एडजेसेंट दीवारें हमेशा 90 डिग्री पर होती हैं। दो दीवारें देख लीजिए 90 डिग्री पर है। अब आप यहां खड़े हो, 90 डिग्री पर दो दीवारें, बताइए ये कितनी इमेज बनाएंगी? तीन। कहां कहां वो देखिए, एक एक इस दीवार के पीछे, एक इस दीवार के पीछे, और एक ऑब्जेक्ट के बिल्कुल डायगनली। बताओ कहां कहां बनेंगी? एक सामने, एक इधर पानी का जो पॉइंट है इधर, और एक बिल्कुल डायगनल। कितनी इमेज? तीन इमेज। पहले इस बात को समझ लो, दो तीन बार और। दो दीवारें बताइए कितने पर हैं? 90 पर। ये 90 पे दो दीवारें देखो आजू बाजू, इसे बोलते हैं एडजेसेंट वॉल्स। यहां मैं खड़ा हूं तो 90 पर मिरर होते हैं तीन इमेज, नकल लिखी हुई है। 90 पर मिरर होते हैं तो तीन इमेज, 90 पर मिरर होते हैं तो तीन इमेज। कहां कहां? एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, और एक बिल्कुल डायगनली। बताइए क्या तीन इमेज हो गई? अब क्लाइमैक्स क्या है? छत पर भी मिरर है, छत पर भी मिरर है, ये छत पे भी मिरर। अब मिरर क्या कहेगा? मेरे लिए चार ऑब्जेक्ट हैं, चार ऑब्जेक्ट हैं। पूछो क्यों? एक तो मैं खुद, और तीन मेरी इमेज। तो उस मिरर के लिए कुल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? चार। आपने देखा ना, ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई थी, ये इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई थी। तो ऊपर जो छत है वो क्या कह रही है? मेरे लिए कितने ऑब्जेक्ट? चार कैसे हो गए? एक तो मैं खुद और तीन मेरी इमेज। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? तो वो चार इमेज और बनाएगा। पता है कहां बनाएगा? ये तीसरे फ्लोर की छत है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो इमेज ऊपर बनेंगी, चौथे मंजिल पे बनेंगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने होता है तो इमेज पीछे बनती है, ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज। तो पता है कुल कितनी इमेज हो गई? चार तो इसने बनाई और तीन नीचे, सात। अब एक बार और समझिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से ही चला गया। आइए फिर से देखिए, आइए फिर से देखिएगा। दो मिरर कितने डिग्री पर है? कुछ तो बोल लो, कुछ तो बोल लो, जो तुम्हें आता है उस पर ही बोल दिया करो। ये कितने पे दिख रहे हैं? 90 पे। ताकि तुम्हें पता चले मुझे कुछ तो आ रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है साहब कुछ ही नहीं आ रहा। यही समझ में आ जाए अपन एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये भी तो पता चले अपन तो एक सवाल का सॉल्यूशन देख रहे हैं। दो मिरर बता कितने पे? 90। अरे कितने पर? 90 पर। मैं यहां खड़ा हूं, तो बताओ कितनी इमेज बनेंगी? तीन। तीन इमेज कहां कहां? एक इसके पीछे, एक इसके पीछे, और एक ठीक डायगनली। कितनी इमेज हो गई? तीन। अरे बोल लो कितनी इमेज? तीन। तो क्या सब जमीन पे बन रही है तीन, और एक में खुद? कुल कितनी हो गई? चार। ऊपर जो छत है, छत पे भी मिरर है, ऊपर छत पे भी मिरर है। तो छत क्या कह रहा है साहब? कितने ऑब्जेक्ट? चार। चार कैसे हो गए गुप्ता जी? एक तो मैं खुद और तीन मेरी इमेज। छत के लिए ऑब्जेक्ट कितने? चार। तो छत क्या कहेगा? चार ऑब्जेक्ट चार इमेज। अरे बोलो, चार ऑब्जेक्ट चार इमेज। चार ऑब्जेक्ट कहां? नीचे। तो चार इमेज ऊपर। अब कुल इमेज बताना। छत ने चार बना दी और तीन इमेज तो नीचे बनी हुई पड़ी थी ऑलरेडी। सात कितनी हो गई? चार प्लस तीन। अरे उत्तर, अरे कह दो कितनी इमेज? सात। पोजीशन बता सकते हो? तीन तो इस फ्लोर पर है, और तीन है चौथे, चार है चौथे फ्लोर पर, तो कुल इमेज सात। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जो आपको हर किताब में, मॉड्यूल में, ईएलपी में मिलता है। सवाल क्या है वो देख लीजिए। एडजेसेंट वॉल पे मिरर है और छत पर भी मिरर है, तो बताइए नंबर ऑफ इमेज? सात। अब मैं इसको चित्र से बना देता हूं। ये देखिए, ये 90 पर, ये ऑब्जेक्ट, ये तीन इमेज, और अब छत पर भी मिरर है। छत के लिए ये चारों क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट। तो कुल इमेज चार प्लस तीन, सात आंसर।
नहीं आया? ना ना, छत तो क्या कह रहा है, नीचे 3 इमेज और एक में खुद, 4 ऑब्जेक्ट है, उसको तो 90 से बाकी मतलब ही नहीं है ना। बढ़ू आगे। लिखो, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यूं मतलब समझ में आता है और लॉजिकल है। अब आप सुनना ध्यान से, मजे आएंगे। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप इतना तो समझ गए इतनी स्लाइड देख देख कर, मिरर की प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट सामने तो इमेज पीछे, ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे। तो ये ऑब्जेक्ट है, बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी? इधर। और नहीं बनाना जानते हो तो ऐसे रे निकाल दो। इन रे का क्या? इंटरसेक्शन। इन रे का क्या? इंटरसेक्शन। आप इनको इंटरसेक्शन करोगे, अपने आप यहीं आएगी। क्या बन गई ये? इमेज। बिल्कुल ठीक सामने बनती है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपका ऑब्जर्वर इस रीजन में कहीं भी है तो वो इमेज देख पाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? आप सुनना, ये किनारे किनारे हैं, इसके बाहर तो कोई रे है नहीं, तो ये वाली लास्ट रे है, ये वाली लास्ट रे है। इस रीजन में कहीं भी ऑब्जर्वर होगा तो लाइट टकरा के उसकी आंख में जाएगी और वो कहेगा इमेज दिख रही है। लाइट टकरा के उसकी आंख में जाएगी, इमेज दिख रही है। अगर ऑब्जर्वर यहां है, टाटा बाय बाय सी यू लाला, दिखेगी नहीं। क्यों सर? अरे दिखने के लिए रेज आंख में तो आनी चाहिए ना टकरा के। तो सर इसमें क्या है, ये कौन सी रे भेजनी? लो सर ये भेज दी। ऐसे कैसे भेज देंगे भाई? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी तो फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये वाला ऑब्जर्वर इमेज को नहीं देख पाएगा। तो बताओ, ऐसा रीजन जहां पे अगर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है देन ही कैन सी द इमेज, दैट रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं सर बताओ? थोड़ा ऊपर से गया, चल एक बार और बनाता हूं सर, थोड़ा तसल्ली से बनाना। चल ये ऑब्जेक्ट, ये अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकलेंगी? 2, 4, 10 या लाखों? लाखों। लाखों कौन बनाएगा? बेस्ट है कहां कहां से बना लो, किनारे किनारे से। क्यों किनारे किनारे क्यों पसंद करे? बाकी तो सब इसके बीच में ही रहेंगी। अब बताओ ये टकरा के कहां जाएगी? इधर। ये टकरा के कहां जाएगी? इधर। तो बताओ ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। यहां कहीं भी अगर आपका ऑब्जर्वर होगा देन ही कैन सी द इमेज। अगर इसके बाहर होगा तो ये इमेज को नहीं देख पाएगा। क्या कुछ कुछ हवा लगी? एक और डायग्राम सिखा दूंगा, बिल्कुल मत परेशान होइए, बना लीजिए। फील्ड ऑफ व्यू इज अ रीजन, is a reason, it is a reason in which reflected rays are present, in which reflected rays are present. आप खुद सोचो,
ये किनारे किनारे वाली रे ही है, बाकी तो सब इसके बीच में ही होंगी। और इमेज देखने के लिए रे को टकरा के आंख में तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो वो इमेज को देख पाएगा। नहीं आया समझ? एक प्रश्न करके देख लेते हैं। अरे आया, बढ़े। अब इस ये अलर्ट बनाना चाहो तो एक और बना लो ये। चलो, एक इसमें बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, वो देखना बनता है और उससे बात समझ में आ जाएगी। और ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है डी का, यहां ऑब्जर्वर चल रहा है इस लाइन पर, इस लाइन पे चल रहा है ऐसे। आपसे पूछा गया है अप टू व्हाट डिस्टेंस, डायग्राम बना लीजिए, अप टू व्हाट डिस्टेंस observer can see the image of O. तो पुनः रटा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे तो, मतलब कोई इसमें वो बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं है, बस थोड़ी सी बेसिक बात समझ लोगे तो आपको समझ में भी आएगा। और पत्ते तो मैंने आपको पहले ही खोल दिए, प्लेन मिरर पे सवाल आता नहीं है, एक आता है वो अपन ने पढ़ लिया। ये तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई क्वेश्चंस हैं तो अपन को एक बार सीख लेना चाहिए। चलो देखो, अब आपको ये पता लगाइए क्या ये प्रश्न फील्ड ऑफ व्यू का है क्या? ऑब्जर्वर कैन सी, ऑब्जर्वर कैन सी, ये नया सवाल आया। बाकी तो आता है फाइंड इमेज, फाइंड वेलोसिटी, फाइंड पोजीशन, फाइंड मैग्निफिकेशन। ये क्या है? ऑब्जर्वर कैन सी, सी मतलब देख पाना, देख पाना मतलब सवाल किसका है? फील्ड ऑफ व्यू का। तो पहले इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, तो फिर वही सवाल पूछो अपने मन से, ऑब्जेक्ट से कितनी रे निकलती है, 5 या 10,000? 5 या 10,000? लाखों, लाखों। तो लाखों बनाऊं या किनारे किनारे वाली बना दूं? ये देखो, ये किनारे की 2 बनाई और ये टकरा के कैसे जाएंगी? ऐसे, ये टकरा के ऐसे जाएंगी और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
क्या बना देगा? इमेज। आप पहले इस बात को हां करिए, ये रे आई किनारे से ही क्यों बनाई बताइए? यही बाकी सारी रे तो इनके अंदर ही होंगी। तो छोटी छोटी बातों को समझिए, किनारे किनारे से बनानी चाहिए। अब बताना, फील करना, ऑब्जर्वर यहां है भैया, नहीं दिखेगी, यहां नहीं, और आगे, यहां नहीं, कमॉन, और आगे, यहां, यस, यहां दिखनी शुरू हो जाएगी, यहां दिखती रहेगी, यहां लास्ट, लास्ट, इसके बाद दिखनी बंद, इसके बाद दिखनी बंद। तो बताओ, क्या ये फील्ड ऑफ व्यू है? क्या ये पूरा है फील्ड ऑफ व्यू? बात को समझिए कि जब तक ऑब्जर्वर उस लाइन पे रहेगा वाई दूरी के अंदर अंदर, तब तक वो कहेगा साहब इमेज तो मुझे दिख रही है। अब क्या करना है वो देखिए, दो ट्रायंगल लेने हैं, एक तो ये छोटा ट्रायंगल ले लीजिए और एक इसी के अंदर एक ये बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए। अब ध्यान से इन दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल से रेशियो लेना है, थोड़ा ध्यान से। कौन से दो? मैं हाइलाइट कर देता हूं, एक तो ये छोटा वाला, एक तो ये छोटा, और एक ये मोटा। अब ध्यान से बताइए रेशियो, रेशियो, ये दूरी टोटल y है तो ये y/2, ये पूरा d है तो ये d/2। हाँ जी, बोलेंगे रेशियो? बोलेंगे? बोलो। ये दूरी चिल्लाओ, d/2 बटे ये वाली दूरी, ये d होगी। क्यों? ऑब्जेक्ट d आगे है तो इमेज भी तो d पीछे बनेगी, ये d। छोटे ट्रायंगल को चिल्ला लो, हाँ सर, ये वाला बोल d/2, ये बोल d, वापस बोल d/2 d, d/2 d। अब बड़े में बताइए दूरी y/2, ये दूरी चिल्लाओ, ये दूरी ये वाली, यहां तक 2d, यहां तक d, तो ये पूरी 3d, d से d, 2 से 2, y बराबर 3d। ये याद भी की जा सकती है, जितनी मिरर की लंबाई है उससे 3 गुनी। एक प्रश्न है ईएलपी में, वहां 27 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 27 का कितना? 3 गुना, 3 गुना 81। तो इसको रिजल्ट को याद भी किया जा सकता है। पन्ने पलट लीजिए, पहला लेक्चर खोल लीजिए। ये 14 लेक्चर अपन ने ऑप्टिक्स पढ़ लिया है, रे ऑप्टिक्स। अब 3 लेक्चर का और बचा है जिसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट, प्लेन मिरर और पढ़ाऊंगा आधा घंटा, और फिर पढ़ाऊंगा इंस्ट्रूमेंट, लास्ट टॉपिक रे ऑप्टिक्स का। ये 14 लेक्चर की मेहनत हो चुकी है। इसके बाद आएगा साहब वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी केवल एक ही काम की बात है, यंग डबल स्लिट, वो इंटरफेरेंस जिसमें 3 से 4 दिन लगते हैं। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन 1-1 घंटे का टॉपिक है, 1-1 घंटा। तो अब अपन पहले रे ऑप्टिक्स खत्म करेंगे ईमानदारी से। 14 लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं, इसमें जो हमें लेक्चर अलॉट होते हैं वो होते हैं 22-23 लेक्चर। तो अपना टारगेट है भैया 22-23 लेक्चर में अपन को डॉट खत्म करना है, बिल्कुल तसल्ली के साथ, और हो जाएगा 22-23 में, कहीं अपन को स्पीड भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 14 लेक्चर हैं, 3 और मान लेते हैं जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, खूब सारे सवाल। 3 लेक्चर इसलिए ताकि इसके सवाल अच्छे से करेंगे। 3 से 3.5 लेक्चर इंटरफेरेंस के, एक डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन। 14 3
17, 3, 20, 20.5, 21.5, 22.5, तो 23 लेक्चर में अपना डॉट पूरा हो जाएगा। थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा कर लेंगे, अगर एक आधा लेक्चर बच रहा है तो छोड़ेंगे क्यों, जल्दी क्यों छुट्टी करेंगे, आधा लेक्चर न्यूमेरिकल ज्यादा कर लेंगे, तो अपना ये पूरा 23 लेक्चर में काम बढ़िया हो जाएगा। क्या ये बात सही है क्या? चलिए इसके बाद शुरू करेंगे करंट कैपेसिटर, क्योंकि 25 तारीख वाले पेपर में इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटर भी आ रहा है, तो अपने एक बेनिफिट मिल जाएगा, वो केवल अपने बैच को मिल रहा है, क्योंकि करंट कैपेसिटर उस समय ही चल रहा है और तुरंत तुरंत किस में आएगा, पेपर में, तो अपने किसी को बताना नहीं है, ये केवल अपने बेनिफिट है। क्यों बाकी बैच को क्यों नहीं मिल रहा, उनके सबके पहले हो चुका है, सबके कॉन्कर के, प्रो के, सबके पहले, अपने अभी अभी होगा और तुरंत तुरंत ही अपन ने क्या रखा है, टेस्ट, तो अपने उससे पहले अपना करंट कैपेसिटर बढ़िया तैयार हो जाएगा। सही है, चलिए धन्यवाद। मॉडर्न इस बार फिजिक्स वाले टीचर से ही पढ़वाएंगे, है ना, तो ये एक बढ़िया काम किया है, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, सही है, और तसल्ली से पढ़ाएंगे बढ़िया। मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसका क्या कारण है, अभी देखो, रे, इसके बाद वेव, फिर करंट, फिर कैपेसिटर, फिर मॉडर्न पढ़ाऊंगा तो अप्रैल हो जाएगी, है ना, क्योंकि अपना तो वादा पूरा भी तो करना है, 28 फरवरी से पहले सिलेबस होना है, इसलिए अगर करंट, कैपेसिटर, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और उसके बाद मॉडर्न, तो अप्रैल हो सकता है मई का पहला सप्ताह भी लग जाए, है ना, इसलिए तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे, तो अपन बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात तय है, इस बार पूरा पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, ओसी, पीसी, आईओसी सब पूरा पढ़ाएंगे। सही है, चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया, मैं सब समझ पा रहा हूं, चलिए।